नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। आकांक्षी ब्लॉकों के लिए चलने वाले कार्यक्रम संकल्प सप्ताह में पूरा हफ्ता ये कार्यक्रम चलेगा और इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदल दी है। कार्यक्रम की सफलता अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनेगी। स्पेशल ब्लॉक के लिए भी मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा और भारत सरकार के अधिकारी भी ध्यान दें कि जो ब्लॉक के अंदर सफल हो रहे हैं ना, उनको आगे उनका भविष्य भी उज्जवल होना चाहिए। उन अफसरों का विशेष रूप से, ताकि उनके पास कुछ करने का जज्बा है, वो धरती पे परिणाम लाने वाले लोग हैं, उन टीमों को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पेशली उनको एनकरेज करना चाहिए। मेरा बहुत लंबा अनुभव है, सरकार चलाना इतना लंबा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है। और मैं अनुभव से कहता हूं कि सिर्फ बजट के कारण ही बदलाव आता है, ऐसा नहीं है। अगर हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा कन्वर्जेंस, इसको अगर हम ध्यान दें तो हम ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए एक नए पैसा नया आने के बिना भी उस काम को कर सकते हैं। अब देश आजादी को 75 साल पूरे कर चुका है। हम 2047 में देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। और डेवलप कंट्री का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के अंदर जहां भव्यता दिखे और हमारे गांव पीछे रह जाएं। हम उस मॉडल को लेकर के चलते नहीं है। हम तो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को लेकर के चलना चाहते हैं, उनके जीवन को बदलाव करना चाहते हैं और उसके लिए जो पैरामीटर तय किए हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके बीच में कंपटीशन का भाव है। मैं तो जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को रेगुलरली देखता था, मुझे इतनी खुशी होती थी। एक तो उसमें ऐसे ही चीजें भरने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। जब तक कि धरती पर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसे आंकड़े भरने से कोई होने वाला काम नहीं है। तो करना ही पड़ता है, ऐसा काम है। अगर आप 2 कदम चले तो मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपका एक साथी बनकर के काम करना चाहता हूं, आपकी टीम का एक सदस्य बनकर के काम करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक टीम बनकर के ये एस्पिरेशनल ब्लॉक का सक्सेस जो चाहते हैं, अगर हमने उसको 2 साल का टाइम तय किया तो मुझे पक्का विश्वास है हम 1.5 साल में कर देंगे। अगर हमने 1.5 साल तय किया तो हम 1 साल में कर देंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है। और गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। अहमदाबाद के सरखेज में भूमि पूजन, ओकाफ झील नवीनीकरण का भूमि पूजन भी किया गया। तो गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। बता दें कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे। इसी के साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। अहमदाबाद के सरखेज में भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है। ओकाफ झील नवीनीकरण का भूमि पूजन भी यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर काफी महत्वपूर्ण ये दौरा उनका माना जा रहा है। कई ऐसी परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाना है। तो अहमदाबाद के सरखेज में भूमि पूजन भी किया है। इसी के साथ ओकाफ झील का नवीनीकरण भी होना है। उसके लिए भूमि पूजन करते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह।
और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट मिला है। इसके बाद अब वो अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। दरअसल जब इंदौर में झांकियां निकल रही थी तब कैलाश विजयवर्गीय ने देशभक्ति गीत और भजन गाया। वहीं उनके भजन पर कांग्रेसी भी झूमते हुए नजर आए। इस दौरान वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आखिरकार 5 राज्यों के चुनाव में कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब हर कोई जानने को बेताब है। मगर इस सवाल का जवाब राजनीतिक रणनीतिकार और बिहार के बड़े चेहरे प्रशांत किशोर ने दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर से इंडिया वॉइस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और जब उनसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजनीतिक गणित को लेकर सवाल किया गया, उनका जवाब क्या रहा, सुनिए जरा। 4-5 राज्यों में चुनाव हैं, तो खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 जो हिंदी बेल्ट है, कोर बेल्ट माने जाते हैं हिंदी स्टेट्स के। एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, मैं आपसे कोई उसके तौर पर नहीं, जन सुराज से नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आपका क्या नहीं, मेरे पास कोई फीडबैक है? फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ गाँव में हूँ। फिर भी आप बाहर से जो सुनने समझने से ऐसा लग रहा है कि मिला जुलाकर तीनों राज्यों में कांटे का मुकाबला रहेगा। अभी जो मुझे दूर से दिखता है कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपर है, जब मैं बता नहीं, जो सर्वे देखिए अपर हैंड किसका है नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर दूर से जो देखने से समझ में आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा को एडवांटेज दिखता है। मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि बराबर की लड़ाई में भाजपा को ही थोड़ा सा मैं एडवांटेज दूंगा। छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई में कांग्रेस को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। 3 राज्यों, तेलंगाना की बात है, वहाँ भी बीच में तेलंगाना में मतलब मुझे तेलंगाना में मुझे लगता है कि मतलब मिला जुला के बीआरएस वापस आ जानी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर से इंडिया वॉइस ने एक्सक्लूसिव बातचीत में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर भी अपने अंदाज में आकलन किया। पीके का मतलब साफ था कि यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर। जिनको जो कहना है कहे, लेकिन जो सच्चाई है कि जो ये दल साथ में आए हैं तो उन्होंने पिछले 4 महीने में 3 बैठक की है और मिला जुला के अगर आप इफ़ आई कट द चीज़, एक ही चीज़ है कि भैया आपने अपने अलायंस का नाम यूपीए से चेंज करके इंडिया कर लिया। इसके अलावा नैरेटिव के फ्रंट पे, लीडरशिप के फ्रंट पे, चुनाव लड़ने के व्यवस्था के फ्रंट पे तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है जिसका संज्ञान लिया जाए। तो सिर्फ अपने ग्रुप को या अपने अलायंस का नाम बदल देने से आप थोड़ा बहुत आईबॉल गैदर कर सकते हैं, चैटर बना सकते हैं, लेकिन उससे जमीन पर कोई चुनाव परिणाम में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए ऐसा संभव नहीं। और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडोरी भूषण ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचकर उनसे भेंट की। साथ ही इस दौरान कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल संचालन की स्वीकृति दिलाने को लेकर बातचीत की। साथ ही राजा भरत बाल्यकाल का चित्र भेंट कर और शोल उड़ाकर राज्यसभा सांसद का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के जिला अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें महाराजगंज के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार को बाराबंकी का जिला अधिकारी बनाया गया है, तो झांसी के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार को बरेली भेजा गया है। देखना यह है कि इन तबादलों से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ता है।
बोकारो के नया मोड़ के स्थित कुमार पेट्रोल पंप के सामने सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें ऑटो चालक घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया। देश के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति के 15 सीजन में यमुनानगर की तेजिंदर कौर ने 50 लाख रुपए जीते हैं, जिससे परिवार में काफी खुशी का माहौल नजर आ रहा। वहीं तेजिंदर कौर ने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वो पिछले 20 साल से केबीसी में आने के लिए प्रयास कर रही है। अब की बार जाकर वो सपना उनका पूरा हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर खेलना उनके लिए एक अलग ही अनुभव रहा। और बुलंदशहर में मकान का ताला तोड़कर 2.5 लाख के गहने और 15,000 की नकदी चोरी करके चोर भाग गए। बता दें कि पीड़ित ने पुलिस को लिखित में शिकायत पत्र दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस घटना की बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। घटना बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र की चौकी बुगरासी कस्बा मोहल्ला रोनन ग्रान की बताई जा रही है। और राजस्व पुलिस टीम पर पथराव, जमीन की पैमाइश करने गई थी टीम, इस दौरान उन पर पथराव हुआ। अराजक तत्वों ने किया टीम पर पथराव। आधा दर्जन राजस्व कर्मचारी, 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं पथराव में। हमले में 10 लोगों को गंभीर चोट आई है। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बता दें कि पुलिस पर पथराव किया गया है और इसमें 10 लोगों को चोटें आई हैं। अराजक तत्वों ने किया टीम पर पथराव। जमीन की पैमाइश करने गई थी टीम, जिन पे पथराव किया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पथराव किया है। 10 लोगों को गंभीर चोट आई है। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने। तो आधा दर्जन राजस्व कर्मचारी, 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं इस पथराव में। तो जमीन की पैमाइश करने गए थे, इस दौरान पथराव किया गया है। बता दें कि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमले में 10 लोगों को गंभीर चोटें आई है। बता दें कि पैमाइश करने गई थी जमीन की और इस दौरान ये पथराव हुआ है। अराजक तत्वों ने किया है टीम पर पथराव। राजस्व पुलिस टीम पर पथराव किया गया है। अराजक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया है। जमीन की पैमाइश करने गई थी टीम और आधा दर्जन राजस्व कर्मचारी, 4 पुलिसकर्मी इस पूरे पथराव में घायल बताए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां बता दें कि ये पथराव हुआ और जांच में पुलिस लगी हुई है। 25 फिलहाल ऐसे अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये पूरा मामला जौनपुर का है, जहां राजस्व पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कब का ये मामला है और अभी कितने पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं? और बिल्कुल जो है किराकत थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर जो है पैमाइश कराने के लिए लेखपाल और राजस्व टीम और पुलिस बल जो है टीम मौके पर गई थी। और बताया जा रहा है कि नकाबपोश जो है बाइक सवार लगभग 2 दर्जन से अधिक दबंगों ने जो है पुलिस पर पथराव कर दिया। जिसमें लेखपाल घायल है, पुलिसकर्मी घायल है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जो है घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम किराकत नेहा मिश्रा मौके पहुंची हैं और जो है विधिक कार्रवाई करने की पुलिस बात कर देखने वाली बात होगी। बदमाशों को जो दबंग व्यक्ति हैं जो पुलिस पर पथराव किए, कब गिरफ्तार होते हैं। जी, 25 अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी भी क्या हुई है किसी की? और बिल्कुल जो पुलिस जो है सभी की जो है फिलहाल मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी नकाबपोश है, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगाल रही है और गांव के लोग ही बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। तो पथराव फेंकने के पीछे का कारण क्या था विवेक?
ये राजस्व की जमीन थी जो भूमि पैमाइश करने गए थे। यहाँ पे एक पक्ष का कहना था ये जो है जमीन उनकी है, इसी को लेकर विवाद बढ़ा था। हालांकि राजस्व की टीम जो है पैमाइश करने गई दूसरे पक्ष पर, इसी को लेकर पथराव की बात सामने आ रही थी। कितनी संख्या में पुलिस बल वहां पे पहुंची थी पैमाइश करने के लिए? लगभग जो है 3 थानों की फोर्स और राजस्व की टीम लेखपाल जो है गई थी और लेखपाल की टीम गई थी। लेकिन और घटना के बाद जो है गाँव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, तजवीज दी जा रही है। पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। तो ये बताइए कि पुलिस के द्वारा यहाँ पे ये जानकारी थी कि इनके ऊपर ये पथराव हो सकते हैं, क्या पहले से इसका विरोध जताया गया था कि पैमाइश करने के लिए पुलिस को नहीं आना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। राजस्व की टीम जब कहीं पैमाइश करने जाती है तो पुलिस बल अपने साथ लेके जाती है। हालांकि जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से ऑलरेडी जो पुलिस बल साथ रहता है इसी गई थी लोग, लेकिन जो है जिस तरह से पुलिस पर पथराव है, घटना में राजस्व की टीम भी घायल है, तो ये सामने खबर आ रही है। तो गिरफ्तारी की बात कब तक पुलिस कह रही है? पुलिस का कहना है विधिक कार्रवाई की जा रही है, मामला दर्ज कर ली गई। जल्द जो है जो आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी गिरफ्तारी कब तक होती है। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि अराजक तत्वों ने पथराव किया है टीम पर। पैमाइश की टीम के साथ पुलिस पहुंची थी और जमीन पैमाइश का ये पूरा मामला है जिसको लेकर पुलिस गई थी और ऐसे ही पत्थर बरसने शुरू हो गए। कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटती हुई नजर आ रही है। हमले में 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से कुछ राजस्व विभाग के लोग भी हैं और पुलिसकर्मी भी है जिनको चोटें आई हैं। तो जमीन की पैमाइश करने गई थी टीम और उन पर पथराव हुआ है। अराजक तत्वों ने टीम पर पथराव किया है और इसके बाद से कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, कई ऐसे राजस्व कर्मचारी हैं जो कि घायल हो चुके हैं। 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा राजस्व कर्मचारी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। हमले में 10 लोगों को कुल मिला के चोटें आई हैं। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और डॉक्टर दंपति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सीमो की जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर मुक्ता सिंह पर केस दर्ज हुआ है। इलाज में घोर लापरवाही करने का है आरोप। इलाज के दौरान हुई थी गर्भवती महिला की मौत, जिसको लेकर डॉक्टर दंपति के ऊपर केस दर्ज हुआ है। जांच में डॉक्टर दंपति की लापरवाही सामने आई है। चांदपुर क्षेत्र के आरोग्य सदन अस्पताल का ये पूरा मामला है और ये अस्पताल बिजनौर में स्थित है। सीएमओ की जांच के रिपोर्ट पर यह केस दर्ज हुआ है। सीएमओ की तरफ से पूरी जांच की गई है और इसके बाद जो रिपोर्ट उनको दी गई है उसके बाद से ये निकल के सामने आया कि कहीं ना कहीं लापरवाही थी और इसलिए ये केस दर्ज किया गया है। इलाज में घोर लापरवाही सामने आई है। एक गर्भवती महिला की जान चली गई है और इस मामले में केस दर्ज हो चुका है दंपति के खिलाफ। जहीर अहमद इसी खबर पर जारी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, कब का ये मामला था, कितने दिन जांच में लगे, अब जाके केस दर्ज हुआ है, कितना वक्त लगा? देखिए, मैं आपको बता दूं बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का है जहां पर ये अस्पताल है और 28 तारीख में महिला को भर्ती कराया गया था। वो दर्द की शिकायत थी। उसके बाद डॉक्टरों ने ये बताया, उनको जो पति है उसका कहना यह है कि उसके दर्द हुआ था तो उसका जो बच्चा है मिसकैरेज हो गया, उसका जो अबॉर्शन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने अबॉर्शन किया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ दी, लापरवाही छोड़ दी। महिला के दर्द लगातार होता रहा, 2 दिन तक वहीं भर्ती रखा। उसके बाद उसको बिजनौर लाया गया, फिर देहरादून ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में पीड़ित ने सीएमओ से शिकायत की, पुलिस से शिकायत की, तो सीएमओ की जांच रिपोर्ट में डॉक्टर की घोर लापरवाही सामने आई। उसी के आधार पर 304 का चांदपुर थाने के अंदर डॉक्टर दंपति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है कि जब सीएमओ की रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद भी वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए डॉक्टर को जो है थाने से ही जमानत दे दी गई है, उसको जेल नहीं भेजा गया है। जी, तो इसमें पुलिस की लापरवाही निकल के सामने आ रही है। क्या इस केस को दबाने की कोशिश भी ऊपर से की गई थी जहीर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज हुई है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो अमूमन कोई भी छोटा सा मामला होता है तो पुलिस को गिरफ्तार करके फौरन जेल भेजती है और ऐसे इतने बड़े मामले में जिसमें एक महिला की जान जा चुकी हो, सीएमओ की रिपोर्ट खिलाफ आई हो, उसके बावजूद उसे थाने से बुला करके थाने से जमानत दे दी गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल तो जरूर उठता है। जी,
यानी कि पुलिस के कामकाज में यहाँ पे घोर लापरवाही नजर आ रही है। पहले डॉक्टर दंपति जो था उनके कामकाज में तो लापरवाही है, जिसके बाद से एक महिला की जान चली गई और पुलिस पे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल तो इसलिए खड़े होना है कि छोटा से भी अगर कोई मामला थाने में जाता है तो पुलिस एक्शन में आ जाती है और उसको गिरफ्तार करती है, और सबसे छोटी धारा 151 की होती है उसमें भी गिरफ्तार करके एसडीएम के यहाँ पेश कर दी है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। एक डॉक्टर, क्योंकि रसूख वाला डॉक्टर बताया जा रहा है, रसूख तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का दबाव भी होगा, हो सकता है राजनीतिक दबाव भी। दंपति डॉक्टर बताए जा रहे हैं दोनों के दोनों? जी, दंपति डॉक्टर है जी। तो क्या हॉस्पिटल के ऊपर भी कोई केस दर्ज हुआ है या कोई सीज किया गया, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस दिन मौत हुई थी उसी दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और हॉस्पिटल को सील कर दिया था। उसके बाद सीएमओ ने एक जांच कमेटी गठित कर दी थी, पूरे मामले की जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जो डॉक्टर है उसका कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसके चलते महिला की मौत हुई है। तो अब सिर्फ केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी होनी बाकी है। क्या कह रहे हैं पुलिसकर्मी, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी या होगी या नहीं? नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया था कल उसको, लेकिन थाने से ही रात में जमानत दे दी गई है, क्योंकि 304A का केस बताया जा रहा है जो दर्ज है, जो थाने 7 साल से कम सजा है उसमें थाने जमानत दी जा सकती है। पुलिस का कहना यह है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सही, तो देखिए बिजनौर का ये मामला है जहां डॉक्टरों ने घोर लापरवाही की है, जिसके चलते एक महिला की जान चली गई। डॉक्टर राजीव कुमार और उनके साथ उनकी पत्नी, जो भी खुद पेशे से डॉक्टर है, दोनों की लापरवाही निकल के सामने आई ही है। मुक्ता सिंह नाम है उनकी पत्नी का। इलाज में घोर लापरवाही के कारण बता दें कि एक महिला की जान चली गई, जिसके बाद से हॉस्पिटल को सीज किया गया। सीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन उनको जमानत दे दी गई है। पुलिसकर्मी पे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार किशोरी की मौके पर मौत हो गई है, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जलमऊ बाईपास की बताई जा रही है। तो सड़क हादसे में किशोरी की मौत हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश का प्रयोग क्या यूपी में भी होगा? जब से एमपी में सांसदों को विधानसभा चुनाव की टिकट की गुगली बीजेपी ने डाली है, तब से एमपी के दिग्गजों के साथ ही यूपी में भी सांसदों की रातों की नींद नदारद है। बीजेपी का सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय है और ऐसे में कमल को खिलाने की तैयारी में अब बीजेपी जुटी हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में प्रयोग, यूपी में टेंशन। क्या एमपी वाला सियासी प्रयोग यूपी में भी होगा? यूपी बीजेपी सांसदों की क्यों बड़ी टेंशन? कई मौजूदा सांसदों का कट सकता है टिकट। तो मध्य प्रदेश की सियासत की तपिश उत्तर प्रदेश की सियासी फैजाओं में अब महसूस होने लगी है। भले ही बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली से आदेश जारी कर मध्य प्रदेश के रण में अपने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का टिकट थमाकर चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया, मगर अब इसका सियासी असर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर पड़ता हुआ दिख रहा है। आलम यह है कि कई सिटिंग सांसद और मंत्रियों का दिल अब इस गम से बैठा जा रहा है कि कहीं आलाकमान ऐसा ही कोई प्रयोग उत्तर प्रदेश में न कर बैठे। खास तौर पर वो सांसद जिनका परफॉर्मेंस बेहद खराब है या फिर औसत दर्जे का है। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के नए प्रयोग ने बीजेपी सांसदों की धड़कन को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने जिस तरीके से टिकट वितरण किया है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी सांसदों की नींद उड़ा दी है। विशेष तौर पर उन सांसदों की जिनकी रिपोर्ट बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण में पार्टी के अनुकूल नहीं आई है। ऐसे में इन सांसदों को डर है कि अगर इसी प्रयोग को बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव में किया तो उनके नाम का कटना तय माना जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोकसभा से 80 सांसद चुनकर आते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। बकायदा राज्य की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एक साथ कई मोर्चों पर तेजी से काम करना शुरू कर चुकी है। आरएसएस भी एक्टिव हो चुका है। पार्टी का फोकस 2019 में हारी हुई 16 लोकसभा सीटों के साथ साथ
उन सीटों पर भी है जहां से बीजेपी के सांसद लगातार जीत रहे हैं। खास तौर पर उन सीटों पर जहां से एक ही नेता ने लोकसभा का पिछला दोनों चुनाव जीता हो। ऐसे में बीजेपी सांसदों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और आप देखिए कि लगभग 19 साल में हमने मध्य प्रदेश के ऊपर वो मध्य प्रदेश के चेहरे पर एक जो बदनुमा दाग लगा हुआ था बीमारू राज्य का, उसको हटाकर हमने उन्नत राज्य की श्रेणी में ला दिया। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि इसको विकसित राज्य बनाना है, और विकसित राज्य बनाने के लिए वो सबसे अच्छे हीरे हैं हमारे पास, हम डेफिनेटली उनसे काम लेंगे और यही हमको दिख रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमें कल रात से जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि वो तो एक ट्रोलर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश का जो आधिकारिक वेरीफाइड अकाउंट है वो भी एक ट्रोलर के भांति काम कर रहा है। मैं तो उनसे कहता हूं कि हमारे पास नेता है, हमारे पास चेहरे हैं, हमारे पास नेतृत्व है, इसलिए हमको लड़ा रहे हैं। आपकी हैसियत हो तो उतारे दिग्विजय सिंह जी को, अरुण यादव को, सुरेश पचौरी को, क्यों नहीं उतारते हो चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन समय है। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ा है और जिस तरह से आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और महिलाएं सुरक्षा की समस्या को लेकर भयभीत हैं, वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तौर पर रूल करने के लायक नहीं है, वो राज करने के लायक नहीं है। इन्होंने लोगों से कहा था हम तुम्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये उसमें असफल हुए। महंगाई के तो रिकॉर्ड टूट गए हैं। 450 का सिलेंडर आज 1150 तक का छू करके वापस 1000 पर आया है। तो ये फेल हो चुके हैं हर मुद्दे पे। अब इन्हें लगता है कि लोकप्रियता के आधार पे ये अपने केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े बड़े मंत्रियों को विधायकी लड़वाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो ये एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से इनके लिए वाटरलू साबित होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 और उसके सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। मगर ये सच है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर सांसदों की लोकप्रियता और जनता से उनका जुड़ाव भी जीत और हार तय करता है। बीजेपी इससे पहले भी कई बार तमाम राज्यों में नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की धार को कुंद करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने चुने हुए नेताओं का टिकट काट चुकी है और बीजेपी को इसका सियासी फायदा भी हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में एमपी वाला प्रयोग अगर उत्तर प्रदेश में भी हुआ तो फिर किस किस के विकेट गिरेंगे? तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।